ओडिशा के एक खूबसूरत गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल अब गांव में नहीं रहता था। वो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। कुछ महीनों बाद जब उसकी कॉलेज की छुट्टियां हुई तो राहुल ने सोचा कि थोड़े दिन अपने गांव में गुजारे। उसने अपने दो दोस्तों समीर और बापी को भी साथ चलने को कहा। राहुल ने उनसे कहा, हमारे गांव की नेचर बहुत खूबसूरत है। वहाँ पहाड़, झरने और जंगल है। तुम लोग चलोगे तो बहुत मजा आएगा। समीर और बापी तुरंत मान गए। कुछ ही दिनों बाद तीनों दोस्त राहुल के गांव पहुंच गए। दिन भर वो लोग गांव के पहाड़ों, झरनों और जंगल की खूबसूरती एंजॉय करते, फोटो लेते और एडवेंचर करते। लेकिन एक शाम जब तीनों गांव के बाजार में चाय पी रहे थे, तब समीर ने एक पुरानी और दर्वनी बात सुनी। गांव के कुछ लोग बात कर रहे थे गांव के बाहर एक पुराने खंडार घर के बारे में। लोग कह रहे थे, उस घर में एक खतरनाक जिन रहता है और जो भी रात में वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। राहुल हंसकर बोला, ये सब गांव वालों की कहानियां होती हैं। लेकिन बापी ने चैलेंज देते हुए कहा, डिनर खत्म करने के बाद गांव के बाहर निकले। चांद आधा था और हवा बहुत तेज चल रही थी। कुछ देर बाद वो उस पुराने खंडार घर के सामने खड़े थे। घर देखकर ही दिल घबरा रहा था। दीवार पर काली सी लकीरें, टूटी हुई खिड़कियां और अंदर से आ रही थी एक अजीब सी बदबू। बापी धीरे से बोला, यार सच में ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। राहुल बोला, डर मत, चल अंदर चलते हैं। तीनों टॉर्च लेकर घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर सब कुछ अंधेरा और सुनसान था। जैसे ही तीनों ने एक कमरे में कदम रखा, अचानक धड़ाम, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। समीर घबरा गया और कहा, किसने दरवाजा बंद किया? लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई भरी कदमों से चल रहा हो। राहुल ने टॉर्च ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल, समीर और बापी धीरे धीरे पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इतना अंधेरा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। तभी अचानक राहुल रुक गया। राहुल थोड़ा शर्मेट हुए कहा, यार मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है, तुम लोग ऊपर देख लो, मैं नीचे जाके आता हूं। समीर हंसने लगा, भाई डर गया क्या? राहुल ने बस हाथ हिलाकर कहा, बकवास मत कर, मैं अभी आता हूं। राहुल नीचे चला गया और समीर और बापी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गए। ऊपर एक लंबा और सुना कॉरिडोर था। दीवारों पर पुराने पेंट के टुकड़े लटक रहे थे और हवा के साथ खिड़कियां हल्की हल्की थक थक कर रही थी। कॉरिडोर के एंड पर एक पुराना कमरा था। दोनों ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा अंधेरा था, लेकिन एक चीज तुरंत उनकी नजर में आई। कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा पुराना आईना यानी मिरर लगा हुआ था। उस आईने का ग्लास थोड़ा धुंधला और क्रैक्ड था, जैसे बहुत सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। बापी धीरे धीरे आईने के पास चला गया। यार ये मिरर कितना अजीब है, लगता है बहुत पुराना है। समीर ने कहा, तू देख, मैं जरा बगल वेल हॉल में चेक करके आता हूँ। समीर टॉर्च लेकर पास वेल हॉल की तरफ चला गया। हॉल बहुत बड़ा था और पूरा खाली। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। तभी अचानक
उसे लगा जैसे पीछे से हल्की सी आवाज आई हो, जैसे किसी ने धीरे से सांस ली हो। समीर तुरंत पैलथा, लेकिन हॉल में कोई नहीं था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। कुछ सेकंड्स बाद वो वापस कमरे की तरफ आया, जहां बापी मिरर के पास खड़ा था। लेकिन जैसे ही समीर कमरे में घुसा, उसका खून जाम गया। बापी बिल्कुल सीधा खड़ा था, ना वो हिल रहा था, ना पलक झपक रहा था। उसकी आंखें सीधी मिरर की तरफ टिकी हुई थी, जैसे कोई उससे अंदर से बुला रहा हो। समीर धीरे से बोला, बापी क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। समीर थोड़ा और पास गया। समीर भरी आवाज में कहने लगा, बापी मजाक मत कर। लेकिन बापी बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। तभी समीर की नजर मिरर पर पड़ी और उसने जो देखा, उसके पैरों टेल जमीन खिसक गई। मिरर में बापी का रिफ्लेक्शन तो था, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन में बापी बहुत अजीब तरीके में हंस रहा था। लेकिन बापी तो पूरा फ्रीज होके खड़ा था और एकदम एक्सप्रेशंस लेस था। उसके मुंह पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे और वो बस एक टुक उस मिरर में देखे जा रहा था, मनो जैसे वो इस दुनिया में नहीं हो। समीर ने जोर से बुलाया, बापी बापी चलो यहाँ से। समीर घबराकर राहुल को आवाज दी, राहुल जल्दी ऊपर आ। कुछ ही पाल बाद राहुल भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। राहुल ने दोनों को देखा और हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने डेयर हुए क्यों लग रहे हो? समीर ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उससे लगा शायद उसने अंधेरे और डर की वजह से कुछ गलत देख लिया हो। तभी राहुल बोला, यार मुझे लगता है ह्यूम अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ और सोचे सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ भागने लगे। पुराने घर की हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। जब वो बाहर निकले तो कुछ सेकंड्स तक तीनों छुप खड़े रहे। उनकी बाइक्स बिल्कुल वैसी ही खादी थी जैसी वो छोड़कर गए थे। आसपास जंगल की हवा चल रही थी और दूर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। राहुल ने थोड़ी सी हंसी के साथ कहा, लगता है हम लोग बेकार में डर गए। समीर ने भी खुद को संभाला और फिर तीनों वहां से बाइक लेकर गांव की तरफ निकल गए। उस रात कुछ भी अजीब नहीं हुआ। तीनों अपने अपने घर गए और सो गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस मिरर वेल कमरे में कुछ उनके साथ घर तक आ चुका था। एक हफ्ते बाद फ्राइडे का दिन था। राहुल ने सोचा कि सब मिलकर एक छोटी सी फीस्ट करते हैं। उसने समीर और बापी को कहा, आज घर पर मटन बनेगा, तुम दोनों जल्दी आओ। दोनों तुरंत रेडी हो गए। प्लान बना कि समीर और बापी बाजार से मटन लेकर आएंगे और राहुल घर पर अपनी मां की किचन में हेल्प करेगा। राहुल अपनी मां के साथ प्याज, अदरक और मसाले चॉप कर रहा था। किचन में मटन फीस्ट की तैयारी चल रही थी। इधर समीर और बापी बाइक लेकर गांव के बाजार पहुंच गए। गांव का बाजार धीरे धीरे भीड़ से भर रहा था। सब्जी की दुकान, चाय की टपरी और मटन शॉप के पास लोगों की छोटी छोटी भीड़ लगी हुई थी। समीर और बापी अपनी बाइक पार्क करके सीधा मटन शॉप की तरफ बढ़े। दुकान पर एक मध्यम उम्र का दुकानदार खड़ा था, हाथ में चाकू और लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड। जैसे ही समीर काउंटर के पास पहुंचा, उसने नॉर्मल आवाज में कहा, भैया 2 किलो मटन देना। दुकानदार ने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक बापी बहुत जोर से बोल पड़ा, नहीं 5 किलो दो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग भी पलटकर देखने लगे। समीर हैरानी से बापी की तरफ मुड़ गया।
बापी पागल हो गया है क्या? इतना मटन क्या करेंगे? बापी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी और बात के बारे में सोच रहा हो। उसने धीरे से कहा, मैं खाऊंगा, सालों हो गए मटन खाए हुए। समीर एक पाल के लिए चुप हो गया। उससे बापी की बात और उसका अंदाज दोनों ही अजीब लगे, क्योंकि समीर बापी को बचपन से जानता था और बापी कभी भी इतना लालची या अग्रेसिव नहीं होता था। लेकिन समीर ने सोचा शायद मजाक कर रहा होगा। दुकानदार ने हंसकर कहा, लगता है आज बड़ी पार्टी है। उसने तुरंत तराजू निकला और 5 किलो मटन तोलकर पैकेट बना दिया। जैसे ही उसने पैकेट बापी के हाथ में दिया, बापी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर समीर का दिल धड़क उठा। बापी ने पैकेट को अपने चेहरे के पास ले जाकर गहरी सांस ली। एक बार, 2 बार, जैसे कोई जंगली जानवर शिकार को सूंघ रहा हो। उसकी नाक तेज तेज चल रही थी और उसकी आंखें एकदम तीखी हो गई थी। समीर ने धीरे से कहा, बापी क्या कर रहा है? लेकिन बापी जैसे सुन ही नहीं रहा था। अचानक उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से पैकेट काउंटर पर पाठक दिया। बापी चिल्लाते हुए कहा, ये बसी है। दुकानदार हैरान हो गया। दुकानदार कहता, अरे नहीं भाई, बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन बापी का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी आवाज बाजार में गूंज उठी, बेवकूफ समझा है क्या? कल की बसी सी HEZ देकर फ्रेश बोलता है, मुझे ठगा है। अब आसपास खड़े लोग भी ये हंगामा सुनने लगे। दुकानदार को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी, क्योंकि उसकी दुकान की रेपुटेशन दांव पर थी। उसने भी गुस्से में जवाब दिया, लेना है तो लो, वरना यहां से जाओ। बस ये सुनते ही बापी का गुस्सा फट पड़ा। उसने मटन का पैकेट उठाया और सीधा दुकानदार के मुंह पर दे मारा। पैकेट फट गया और कच्चा मटन काउंटर और जमीन पर गिर गया। पूरा बाजार एक पाल के लिए सैन रह गया। दुकानदार का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो काउंटर के पीछे से निकला और हाथ में तेज चाकू लेकर बापी की तरफ बढ़ा। समीर का दिल गले तक आ गया। उसने तुरंत बापी को पकड़कर रोकने की कोशिश की। बापी पागल हो गया है क्या? छोड़। लेकिन बापी बिल्कुल आग बबूला हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दरवनी चमक थी और अगले ही पाल बापी ने इतनी जोर से दुकानदार के पेट में लात मारी कि वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। लोग चिल्लाने लगे। शॉप के काम करने वेल 3 to 4 लड़के तुरंत भागकर आए। उन्होंने मिलकर बापी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात ये थी, बापी किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। वो सबको झटके से हटा रहा था, जैसे उसके अंदर असाधारण ताकत आ गई हो। समीर का दिल डर से कांप रहा था। उससे लग रहा था कि अभी यहां किसी की जान जा सकती है। वो तुरंत दुकानदार के पास गया जो जमीन पर गिरा हुआ था। समीर घबराकर बोलता, भैया प्लीज माफ कर दीजिए, पता नहीं आयसी क्या हो गया है। वहां खड़े कुछ बुजुर्ग और लोग भी बीच में आ गए। सबने मिलकर बापी को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर तक हंगामा चलता रहा। फिर धीरे धीरे लोगों ने दोनों तरफ को समझाकर झगड़ा खत्म कर दिया। समीर का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये बापी है ही नहीं, ये कोई और है। वो तुरंत बापी को वहां से ले गया। फिर दोनों बाजार के दूसरे कोने में एक और मटन स्टॉल पर गए। वहां से बिना कुछ बोले 5 किलो फ्रेश मटन खरीदा और बाइक पर बैठकर राहुल के घर की तरफ चल दिए।
लेकिन बाइक चलते वक्त समीर के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उससे लग रहा था बापी के अंदर कुछ बादल चुका है। समीर और बापी जब मटन लेकर राहुल के घर पहुंचे तो घर के अंदर एक खुशगवार माहौल था। राहुल की मां किचन में तैयारी कर रही थी, मसाले पीस रही थी, प्याज काट रही थी और राहुल भी उनकी मदद कर रहा था। जैसे ही समीर और बापी अंदर आए, राहुल मुस्कुराते हुए कहा, अरे आ गए तुम लोग, जल्दी दो मटन, मां तैयारी कर रही है। समीर ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, हाँ ले आए। बापी चुप था, बिल्कुल चुप। उसने एक बार भी राहुल की तरफ नहीं देखा, बस सीधा किचन के अंदर चला गया। राहुल की मां ने प्यार से कहा, दे बेटा मैं मटन धो लेती हूं। बापी ने बिना कुछ बोले पैकेट उनके हाथ में दे दिया और धीरे से वापस मुड़ गया। राहुल और समीर ड्राइंग रूम में बैठ गए। समीर बार बार बापी की तरफ देख रहा था, उसका दिल अभी भी बेचैन था। कुछ देर बाद किचन में राहुल की मां ने मटन का पैकेट खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, वो एकदम से रुक गई। उनके चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ आ गया। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, राहुल जरा इधर आना बेटा। राहुल तुरंत किचन में आया। क्या हुआ मां? मां ने धीरे से कहा, बेटा यहाँ मटन तो है ही नहीं। राहुल हैरान हो गया, क्या मतलब? अभी तो लाए हैं। समीर भी ये सुनकर तुरंत खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले घर के अंदर इधर उधर देखने लगे। तभी अंदर के एक कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आई। कोई कुछ कच्चा खा रहा हो। समीर का गला सूख गया। राहुल धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। राहुल ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। सबसे दर्दनाक मंजर, कमरे के कोने में बापी जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में कच्चा मटन था और वो उसे जानवर की तरह फाड़ फाड़ कर खा रहा था। उसके मुंह और हाथों पर खून लगा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखों में इंसानियत का एक भी निशान नहीं था। समीर डर के मारे जाम गया। उसने धीरे से कहा, समीर कांपते हुए, ये क्या कर रहा है? राहुल एक कदम आगे बढ़ा। बापी, क्या कर रहा है तू? जैसे ही राहुल ने उसका नाम लिया, बापी रुक गया। उसने धीरे से अपना सर उठाया और राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह बादल चुकी थी, लाल और गुस्से से भरी हुई। उसकी नजर इतनी खतरनाक थी कि राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। जैसे ही राहुल और पास आने लगा, बापी ने एक घुराने वाली आवाज निकाली, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को वार्न करता है। राहुल तुरंत पीछे हट गया। समीर ने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल मत जा, ये बापी नहीं है। राहुल की मां दरवाजे पर खड़ी थी। उनका चेहरा सेफ्ट पड़ चुका था। घर का माहौल एकदम खौफनाक हो गया था। कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसके पास जाने की। बापी फिर से नीचे झुक गया और कच्चा मटन फाड़ फाड़ कर खाने लगा, जैसे उससे किसी चीज की भयानक भूख लगी हो।
समीर की आंखों के सामने अब सब क्लियर हो रहा था। उसने धीरे से कहा, राहुल, उस रात खंडार में मिरर के पास कुछ इसके अंदर आ गया था। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा और उसने डर के साथ बापी की तरफ देखा। अब उससे समझ आ गया था, ये उसका दोस्त नहीं था, कुछ और था। जो बापी को उस हाल में देखने के बाद राहुल और समीर समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उनका दोस्त अब उनके सामने था, लेकिन उसके अंदर कोई और रहता था। उस रात किसी तरह उन्होंने बापी को एक कमरे में बंद करके रखा और पूरी रात जागकर उस पर नजर रखते रहे। कभी वो चुप हो जाता, कभी अचानक हंसने लगता और कभी दीवार पर अपना सिर मारने लगता। सुबह होते ही राहुल ने फैसला लिया, अब ह्यूम किसी पंडित या तांत्रिक के पास जाना ही पड़ेगा। समीर ने तुरंत हाँ कर दी। गांव के थोड़ा दूर एक पुराना झोपड़ी था। वहां रहते थे एक बुजुर्ग पंडित जी, जिनके बारे में लोग कहते थे कि वो आत्मा और जिन के बारे में सब जानते हैं। राहुल और समीर उनके पास गए। जैसे ही पंडित जी ने उनको को देखा, उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ मंत्रा जपने लगे। कुछ पाल के बाद उन्होंने धीरे से कहा, ओ लड़का अकेला नहीं है। राहुल और समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। पंडित जी गंभीर आवाज में बोले, इसके अंदर एक पुरानी और बहुत खतरनाक रूह है, एक जिन। समीर ने घबराकर पूछा, पंडित जी, क्या ये ठीक हो जाएगा? पंडित जी ने धीरे से सिर हिलाया, ये आसान नहीं है। उन्होंने आगे बताया, जहां तुम लोग गए थे वो सिर्फ एक खंडार नहीं है, वो एक ऐसा जहां दो दुनियाएं मिलती है। राहुल हैरान रह गया, दो दुनियाएं? पंडित जी ने कहा, वहां जो मिरर है वो एक दरवाजा है, इंसानों की दुनिया और उनकी दुनिया के बीच का दरवाजा। समीर के दिमाग में तुरंत मिरर वाला सीन घूम गया। पंडित जी ने गहरी सांस ली। जिन ने इसी लड़के को अपना जरिया बना लिया है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो धीरे धीरे इसके शरीर पर पूरा कब्जा कर लेगा। राहुल का गला सूख गया। फिर हम क्या करें पंडित जी? पंडित जी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पंडित महाराज जी बताए, जिन को वापस बंद करने का सिर्फ एक तरीका है। दोनों ध्यान से सुनने लगे। अमावस्या की रात जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तुम्हें उसी खंडार में जाना होगा। समीर का चेहरा डर से सेफ्ट पड़ गया। वही मिरर जहां से वो आया था, उसी में उसे वापस बंद करना होगा। राहुल ने धीरे से पूछा, क्या ये मुमकिन है? पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, मुमकिन है, लेकिन बहुत खतरनाक। पंडित जी ने उन्हें रोककर कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना। दोनों और पास आ गए। अमावस्या से पहले इस लड़के को उस खंडार से बहुत दूर रखना होगा। समीर ने पूछा, क्यों? पंडित जी की आवाज और गहरी हो गई। पंडिता जी ने कहा, क्योंकि अगर वो वापस उस मिरर के पास पहुंच गया तो जिन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। पंडित जी ने एक छोटी सी बोतल और एक लोटा दिया। इसमें तेल और पानी है, मंत्रा से सिद्ध किया हुआ। समीर ने ध्यान से लिया। पंडित जी सख्त आवाज में बोले, अगर ये लड़का ज्यादा वायलेंट हो जाए या कंट्रोल से बाहर हो तो आईएसी उस पर छिड़क देना। पंडित जी की बात सुनने के बाद
राहुल और समीर ने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो बापी को अमावस्या तक संभल कर रखेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। दिन बीतने लगे, लेकिन डर बढ़ने लगा। अगला कुछ दिन घर का माहौल एकदम खौफनाक हो गया। बापी की हरकतें दिन बीए दिन और ज्यादा दरवनी होती जा रही थी। कभी वो बिना वजह जोर जोर से चिल्लाता, कभी रात के 3 बजे अचानक हंसने लगता, और उसकी आवाज, वो आवाज अब इंसानी नहीं लगती थी। पूरा पड़ोस उसकी चीखों से कांप उठता था। लोग राहुल के घर के पास आने से भी डरने लगे थे। कभी कभी बापी अपने आप से बात करता, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल अलग होती, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। एक रात समीर और राहुल उसके पास बैठे थे। तभी बापी ने धीरे से अपना सर उठाया और सीधा समीर की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर वो धीरे से बोला, तू गया था ना मेरे पास। समीर का दिल एक पल के लिए रुक गया। बापी की मुस्कान और बड़ी हो गई। अब मैं तेरे साथ चलूंगी। राहुल और समीर दोनों जान गए। वो समझ गए थे, ये बापी नहीं बोल रहा था, कोई और था जो उनसे बात कर रहा था। दिन बीतने के साथ साथ बापी अपने आप को भी चोट पहुंचाने लगा। कभी अपने हाथ को काट लेता, कभी दीवार पर सर मार देता, और सबसे दर्दनाक बात, उसके चेहरे पर दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता था, जैसे उसका शरीर अब उसका रहा ही ना हो। राहुल और समीर उसे संभलते संभलते थक चुके थे, लेकिन पंडित जी की बात याद थी, ऐसी कभी अकेला मत छोड़ना। अमावस्या से सिर्फ 2 दिन पहले समीर ने राहुल से कहा, राहुल, ऐसी यहां रखना सेफ नहीं है। पंडित जी ने कहा था ऐसी खंडार से दूर रखना होगा। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों ने मिलकर बहुत मुश्किल से बापी को संभाला और उसे लेकर बस स्टैंड पहुंच गए। बापी कभी चिल्लाता, कभी हंसने लगता, कभी लोगों को घूर कर देखने लगता। बस स्टैंड पर लोग उससे देखकर डर के पीछे हट रहे थे। किसी तरह समीर उससे बस में चढ़ाकर उसके घर ले गया। जैसे ही वो बापी के घर पहुंचे, उसके माँ बाप ने उसे उस हालत में देखा तो वो शौक में आ गए। समीर ने सारी बात बताई, खंडार, मिरर, जिन, सब कुछ। पहले तो घर वालों को गुस्सा आ गया। बापी के पिता गुस्से में चिल्लाया, पागल हो गए हो तुम लोग, ये सब बकवास है। उन्होंने समीर को बहुत डांटा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की हालत देखी, उसकी आंखें उसका बार, तब वो एक पल के लिए चुप हो गए। बापी उन्हें घूर कर देख रहा था और धीरे से मुस्कुराहा था। उस मुस्कान में इंसानियत का कोई निशान नहीं था। घर वालों का गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। समीर ने धीरे से कहा, अंकल, बस 2 दिन और, अमावस्या के बाद सब ठीक हो जाएगा। बापी के पिता ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे को देखता रहा। उन्हें भी अब समझ आ रहा था कि बात कुछ बहुत ज्यादा सीरियस है। अब बस 2 दिन बाकी थे अमावस्या की रात के लिए। आखिर वो रात आ ही गई। अमावस्या की रात आसमान बिल्कुल अंधेरा था, ना चांद ना कोई रोशनी, सिर्फ एक गहरा डर से भरा सन्नाटा। पंडित जी अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे थे। उनके सामने हवन कुंड जल रहा था और वो लगातार मंत्रा जाप कर रहे थे। आग की तेज उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी।
राहुल और उसकी माँ भी वहां बैठे थे। दोनों के चेहरे पर डर और उम्मीद का मिक्स एहसास था। कुछ देर बाद पंडित जी ने आंखें खोली और धीरे से कहा, पंडित जी बोले, समय आ गया है। उन्होंने अपना समन उठाया और राहुल और उसकी मां के साथ उस खंडार की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ बापी का अंतिम बदला। उसी वक्त दूर बापी के घर में अचानक सब कुछ बदल गया। बापी, जो अब तक बंद कमरे में था, वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल उठा, जैसे उस जिन को पता चल गया हो कि आज उसका अंत होने वाला है। घर वाले दार कर उसके पास भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बापी ने अचानक दरवाजा तोड़ दिया और सबको जोर से धक्का देकर बाहर भाग गया। वो नंगे पैर सड़क पर दौड़ रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसके पीछे उसके माँ बाप, समीर और कुछ पड़ोसी भाग रहे थे। लोग चिल्लाते जा रहे थे, पकड़ो उसे। बापी कभी एक गली में घुसता, कभी दूसरी तरफ भागता। फिर अचानक एक पड़ोसी के घर के अंदर घुस गया। अंदर सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन वो वहां रुका नहीं। कुछ ही सेकंड्स में वो वापस बाहर निकला और फिर सड़क पर और तेज भागने लगा। समीर का दिल टूट रहा था। वो चिल्लाया, बापी रुक जा, प्लीज रुक जा। लेकिन बापी जैसे सुन ही नहीं रहा था। दौड़ते दौड़ते वो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुंच गया और बिना सोचे समझे सीधा उसके अंदर घुसकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। सब लोग उसके पीछे भागे। जैसे ही वो ऊपर टेरेस पर पहुंचे, उन्होंने देखा बापी बिल्डिंग के किनारे पर खड़ा था। उसकी पीठ सबकी तरफ थी और हवा उसके बाल उड़ा रही थी। समीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। समीर रोकर चिल्लाया, बापी मत कर, प्लीज वापस आ जा। बापी धीरे से पैल था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था और उसकी आंखों में एक आखिरी बार वो रोशनी चमकी। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे ले जा रहा हूं। और अगले ही पाल उसने चलन लगा दी। दूसरी तरफ उसी वक्त पंडित जी खंडार के अंदर उस मिरर के सामने पूजा कर रहे थे। हवा तेज चल रही थी और घर के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। पंडित जी मंत्रा जाप कर रहे थे, जैसे वो किसी ताकत को रोक रहे हो। और फिर एक पाल के लिए सब कुछ शांत हो गया। इधर लोग तुरंत बापी को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने चेक किया और कुछ सेकंड्स बाद सिर्फ एक लाइन बोली, ही इज नो मोर। समीर का दिल टूट गया। बापी के माँ बाप जोर जोर से रो पड़े। लेकिन सबसे अजीब बात, बापी के चेहरे पर एक गहरा सुकून था, जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। खंडार में खड़े राहुल का फोन बाजा। उसने कॉल उठाया और जैसे ही उसने सुना, उसके हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल टूटकर बोला, बापी नहीं रहा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वही जमीन पर बैठ गया। पंडित जी कुछ पाल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, उसने अपना काम पूरा कर दिया। राहुल ने आंसुओं भरी आंखों से देखा। पूछा, क्या मतलब? पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, वो जिन उसे ले गया और जाते जाते अपनी दुनिया में वापस चला गया।
पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने राहुल से कहा, इस जगह के अंदर एक गहरा गड्ढा खोलो। राहुल ने बिना कुछ कहे मिट्टी खोदनी शुरू की। पंडित जी ने उस मिरर को उठाया और जोर से तोड़ दिया। मिरर के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। उन्होंने कहा, इसे यहाँ दबा दो ताकि वो कभी दोबारा इस दुनिया में वापस ना आ सके। राहुल ने छुपछाप मिरर के टुकड़ों को गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से उसे ढक दिया। कुछ दिन बाद सब अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट गए, लेकिन राहुल और समीर के लिए सब कुछ बदल चुका था। दोनों के दिल में एक ही सवाल रह गया, अगर हम उस रात वहां नहीं जाते तो क्या बापी आज जिंदा होता? आज भी जब वो उस रात के बारे में सोचते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो खुद को ही बापी की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। और कभी कभी रात के सन्नाटे में उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से उन्हें बुला रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में बताएं, क्या आप कभी किसी खंडार या हॉन्टेड जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे?